बिजली के बिलों में 50% की कटौती करके अरविंद केजरीवाल ने बिजली की दरें घटाने का अपना वादा पूरा कर दिया है। अब बारी है बिजली कंपनियों के बही खाते के ऑडिट की। सरकार ने बाकायदा फरमान सुना दिया है कि जो बिजली कंपनियां ऑडिट नहीं कराएंगी उनका लाइसेंस रद्द होगा। तो क्या ये मानकर ही चला जाए कि बिजली कंपनियां जनता के साथ धोखा कर रही हैं और उनके ऑडिट से ही 50% बिजली की दरों में गिरावट संभव हो पाएगी, या फिर पेच कुछ और भी है? इन तमाम मुद्दों पर बातचीत शुरू करने से पहले जरा एक रिपोर्ट आप देख लीजिए। राष्ट्रीय राजधानी में बिजली कंपनियों के निजीकरण के समय से उनकी लेखा परीक्षा CAG से कराई जाएगी। सरकार ऐसी बिजली कंपनियों के लाइसेंस रद्द करने को तैयार है जो कंपनियां ऐसी लेखा परीक्षा में सहयोग करेंगी। दिल्ली में बिजली कंपनियों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए आज दिल्ली की नई सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी। दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत करते हुए आज कहा कि दिल्ली में जो बिजली कंपनियां ऑडिट नहीं कराएंगी उनका लाइसेंस रद्द होगा। उपराज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बिजली कंपनियों को तल्ख शब्दों में अल्टीमेटम तक दे दिया। सरकार न मूर्खदर्शक बनी रह सकती है और न रहेगी। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कंपनियों ने वित्तीय मापदंडों का गंभीर उल्लंघन किया है और यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि वे कभी ऐसा उल्लंघन न कर पाए। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार की मंशा को स्पष्ट करते हुए नजीब जंग ने कहा कि सरकार पिछले 10 साल से चल रही बिजली कंपनियों की मनमानी को बर्दाश्त नहीं करेगी। बिजली के मीटरों की जांच कराई जाएगी और गड़बड़ी पाए जाने पर बिजली कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बिजली की आपूर्ति उचित दरों पर उपलब्ध कराने के लिए बिजली के मीटरों की जांच की जाएगी। उपराज्यपाल के अभिभाषण के बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या पिछले 10 साल से बिजली कंपनियां दिल्ली वालों को धोखा दे रही हैं? क्या निजी कंपनियां दिल्ली वालों से मनमाना बिल वसूल रही थी? क्या बिजली कंपनियों की मनमानी पर अब लगाम लग जाएगी? तमाम सवालों के बीच केजरीवाल सरकार को समर्थन दे रही कांग्रेस ने राज्यपाल के अभिभाषण और केजरीवाल सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। लाइसेंस कैंसिल करना है तो ये तो गवर्नमेंट की मर्जी है, इसमें तो LG एड्रेस वाली तो कोई बात नहीं है। लेकिन शायद नए हैं, अभी धीरे धीरे सीख जाएंगे LG एड्रेस के बारे में। लेकिन LG एड्रेस जो है विजन होता है किसी भी गवर्नमेंट का। अगर आपका विजन खाली लाइसेंस कैंसिल करने का है तो अलग बात है, लेकिन निश्चित रूप से आपको रोड मैप बनाना होता है। कांग्रेस के साथ ही बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बीजेपी का कहना है कि बिजली कंपनियों को लेकर केजरीवाल सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रही है। उसने अभी तक कोई ठोस योजना पेश नहीं की है। बिजली कंपनियों को आप कैसे हटाएंगे और कैसे नई लाएंगे, क्या आपकी प्रक्रिया रहेगी, कौन सा तरीका होगा, कैसे आप इसको हैंडल करेंगे? उनके भ्रष्टाचार को 10 साल के अंदर CAG ऑडिट कराकर और जो उन्होंने दिल्ली की जनता को सरकार के साथ मिलकर लूटा है, वो पैसा दिल्ली की जनता को कब वापस होगा, कैसे वापस होगा, इसका इसमें उल्लेख क्यों नहीं है? तेज भागते मीटर और बिजली कंपनियों के मनमाने बिल वसूली को मुद्दा बनाकर केजरीवाल ने दिल्ली का तख्तोताज हासिल किया। केजरीवाल के सामने सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली वालों को महंगे बिजली के बोझ से निजात दिलाना है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के बाद जनता को बहुत उम्मीद है कि केजरीवाल चुनाव से पहले किए गए अपने वादों को पूरा करेंगे। अब देखना होगा कि दिल्ली में परिवर्तन की बयार बहाने वाले केजरीवाल क्या दिल्ली वालों को दिला पाएंगे उनका हक। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के नेता अनिल भारद्वाज, आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही बिजली मामलों के जानकार राजीव काकड़िया जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सबसे पहला सवाल मेरा आनंद जी आपसे है, जो काम आपकी सरकार नहीं कर पाई 15 साल में भी, उसे आम आदमी पार्टी ने तो चुटकियों बजाते कर दिया। कैसे? क्या काम? ऑडिट कराने का बिजली कंपनियों का। नहीं, ऑडिट कराना, जो डिस्कॉम थे, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, वो कोर्ट में गए हुए थे। उनका लगातार ये कहना था कि भाई कोर्ट का जो फैसला है, हाई कोर्ट में उनका केस पेंडिंग था, हाई कोर्ट के फैसले के बाद अगर ये पक्ष में आता है तो सरकार उसके लिए जाती। तो क्योंकि हमारी सरकार भी ऑडिट के लिए जाना चाहती थी, लेकिन ये डिस्कॉम जो है वो ऑलरेडी उस पर गए हुए थे कोर्ट के अंदर, तो मैटर सब जुडिशियस था, ये कारण था जी। लेकिन राघव, क्या आप सहमत हैं ये दलील जो बार बार कांग्रेस की तरफ से दी जाती रही कि मामला सब जुडिस है, अगर सरकार चाहे तो क्या कर नहीं सकती थी, क्योंकि एक पार्टी, आपकी पार्टी तो करके दिखा रही है ऐसा? देखिए, बिल्कुल यही बड़ी आश्चर्य की बात है कि यही बताया गया जनता को, जी कोर्ट में मामला पेंडिंग है। हम जब सिस्टम के अंदर गए तो हमें ये क्लियरली दिखाया गया कि हाई कोर्ट में कोई स्टे ऑर्डर नहीं लगाया हुआ जी। मामला उन्होंने दर्ज करा हाई कोर्ट में कि जी हम ऑडिट नहीं कराएंगे या ऑडिट कराना चाहते हैं तो उसकी जो रीजंस कोर्ट के सामने रखेंगे, और कोर्ट के में मैटर पेंडिंग था, कोई स्टे थोड़ी लगाया था। जब स्टे नहीं लगा तो सरकार
गवर्नर की परमिशन के बाद बकायदा ऑडिट कर सकती थी, सीएजी से ऑडिट करा सकती थी, पर यहाँ इंटेंट की बात है, यहाँ इनकी नीयत की बात है, वो नहीं हुआ। इस चक्कर में 15 साल से ऑडिट ही नहीं कराया गया। हमारी सरकार आई, हमारे जो वादे थे उनमें पहला वादा यही था कि हम ऑडिट कराएंगे और बिजली के टैरिफ रिवाइज करेंगे। हमने आते ही उस पर डिलीवर करने की कोशिश करी है। तो अनिल जी के बिल्कुल अनजान है आप आम आदमी के दर्द से। आप समझ ही नहीं पा रहे कि आम आदमी को महंगी बिजली की वजह से कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, कि एक मामूली सी बात जिसका बड़ी आसानी से समाधान हो सकता था, आप लोग उसी को दलील बनाए हुए थे कि नहीं, ऐसा नहीं है कि आम आदमी की संवेदनाओं से या उनकी परेशानी से हम अनजान हो। यही आम आदमी जो भुगतता था, वो आपको याद होगा जब 98 में हमारी सरकार आई तो दिल्ली में 5-5, 6-6 घंटे बिजली नहीं आती थी, और अगर एक ट्रांसफार्मर फूक जाता था तो कई दिन लोगों को इंतजार करना पड़ता था। लोगों को लगातार बिजली बोर्ड के दफ्तरों पे प्रदर्शन करने पड़ते थे। हम सब लोग जो राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता थे उसके भुक्तभोगी हैं। 300 से भी ज्यादा मुकदमे इस पे दर्ज हुए उन सालों में। जो बात आप इशारों में कहना चाह रहे हैं, राजीव जी मेरे साथ मौजूद है। राजीव जी, नहीं, हमारी पहली प्राथमिकता ये थी कि अब अगर बिजली सस्ती हो जाएगी तो फिर बिजली की कटौती के लिए आप तैयार हो जाइए। और देखिए, क्योंकि हम एक क्वालिटी दे रहे थे, इस वजह से अगर हम ज्यादा पैसे भी वसूल रहे थे तो वो कहीं ना कहीं खल नहीं रहा था आम आदमी को। ये एक सपना जो दिखाया जा रहा था, इसमें कितनी हकीकत और कितना झूठ? देखिए, हकीकत झूठ तो इसी से आपको साबित हो जाता है कि बिजली अभी भी कट रही है जी। चाहे 8 घंटे नहीं कट रही है तो ये 24 घंटे 24/7 का वादा था, दाम कम करने का वादा था, स्टेबल पावर का वादा था, कंपटीशन का वादा था, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स का वादा था। बहुत सारे वादे थे जिनमें से सिर्फ एक ही वादा पूरा हुआ कि कुछ हद तक, बट क्या वो हमारे इन्वर्टर्स उतार पाए? नहीं। करीब 1000-1200 रुपए महीने का हमारा खर्चा सिर्फ इसी के ऊपर आता है। रेट तो अपना ही है। अगर हमारे इन्वर्टर, जनरेटर्स, किसी से भी पूछ लीजिए, कोई ऐसी इमरजेंसी सर्विस है, आपके एसी हैं, वो स्टेबलाइजर के बगैर चल सकते हैं। सो वो सारे चीजें तो छोड़ दीजिए, हम ये बात करते हैं, हम वापस सीएजी के ऑडिट पे अगर मैं आऊं तो बहुत क्लियर है कि इंटेंशन होती तो ये सीएजी पिछले 5 साल पहले हो जाता और तब और ज्यादा आसानी से हो पाता। दूसरी बात, सीएजी में आपने जब ऑर्डर किया भी तब सिर्फ 2 साल का किया। ऐसा क्यों? जी, क्योंकि इंसेप्शन से आप किस पॉइंट से आप जब आएंगे तो आप पीछे नीचे आके किससे आप एक्चुअलाइज कराएंगे उसको, किस अमाउंट से आप उसको बैलेंस करवाएंगे, वो भी नहीं अगर होगा तो ये नहीं थी। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी थी, कहीं ना कहीं बहुत कॉन्फिडेंस था कि कुछ नहीं, जनता अगर ये है सहन जाएगी, बिकॉज हम लोगों ने इनफ लोगों के लिए कर दिया है। वो नहीं हुआ, हम लोग ने सफर किया और सबसे बड़ा मामला बिजली बना, जो कि हमने 5 साल पहले बोल दिया था कि बिजली एक सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा। आज वो बॉम्बे में भी मुद्दा बन गया। बिल्कुल, आज कहीं ना कहीं आम आदमी जो है वो खुद को ठगा हुआ सा महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि सरकार ने उसे बेवकूफ बनाया है। लेकिन राघव, मेरा सवाल आपसे भी है कि ऑडिट जब कराना ही था आपको तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? ऑडिट करा लेते, उसके बाद ये 50% जो बिजली की दरों को घटाने की आप लोग बात कर रहे हैं तब ये लागू करते, फिर इतनी जल्दबाजी में क्यों? क्या दूसरा धोखा दे रहे हैं अब आप आम आदमी को? नहीं, देखिए, इसमें 2 बातें हैं। पहली चीज तो ये है कि आम आदमी को भारतीय पॉलिटिकल पार्टियां और ये जो राजनीति है भारत की, ये बहुत समय से आम आदमी को इग्नोर करती आई है। तो अभी दिल्ली के आम आदमी और आम औरत को राहत पहुंचाना बहुत जरूरी है, चाहे वो पानी की बात हो, चाहे वो बिजली की बात हो। और हमने जो सब्सिडी की बात करी भी है कि जब तक ऑडिट होगा केवल 200 करोड़ का जो फिगर सरकार ने रिलीज करा है जो आएगा, उसमें से भी अगर आप उसको डाइसेक्ट करके देखें तो 140 करोड़ वही फिगर है जो प्राइवेट बिजली कंपनियां, 2 बीएसईएस की कंपनियां, उनसे वो फिगर वसूलना है। 4500 करोड़ उनसे वसूलना है, तो वो बेसिकली सेट ऑफ हो रहा है। और अगर आप आउटफ्लो देखें सब्सिडी का, वो केवल और केवल 60 करोड़ का है। नहीं, राजीव जी तो आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते। क्यों राजीव जी? नहीं, इस बात से नहीं है। जो कंपनी जो बिजली कंपनियों के पास पैसा है वो हमारा पैसा है, वो हमारे पास आना चाहिए, उसको आप ऑफसेट नहीं कर सकते हैं। वो तो आप सिर्फ ये बात बोल रहे हैं कि वो 4000 करोड़ उनके पास था। पहली बात, वो तो चलो छोड़ो, 4000 उनके पास था क्यों, बट आपका वो भी मुद्दा है, वो भी मुद्दा है। तो क्या आप टैक्स पेयर के पैसे को ही बतौर सब्सिडी आप आगे बढ़ा रहे हैं? मतलब आप भी पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स के फेर में फंसते हैं। पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स की बात नहीं है, आम आदमी को राहत पहुंचाने की बात है। ये आम आदमी का पैसा है, सरकारी खजाने का पैसा प्राइवेट कंपनियां अपनी बैलेंस शीट में रखी हुई है। 4000 करोड़, 4500 करोड़ ये प्राइवेट बिजली कंपनियां अपने खातों में उसको दिखा रही है। उन्होंने उसको ठगा हुआ है, वो वापस ही नहीं करनी है। पैसा इतने सालों से पड़ा हुआ है, वो क्यों नहीं आ रहा? बैड डेट हो जाएगा और कुछ सालों में, उसकी रिकवरी कौन करेगा?
तो उसके लिए रिकवरी का मैकेनिज्म भी है एक तरीके से देखा जाए तो कि 140 करोड़ रुपए वैसे रिकवर कर लिया जाएगा। नेट आउटफ्लो तो केवल और केवल 60 करोड़ का है। आप एक छोटे पिन पॉइंट करके ना देखें, एक बड़ा मुद्दा है, एक ब्रॉड विजन है, उसको ध्यान में रखिए। अगर हम देखें तो हमने बड़े क्लियरली बोला है कि आप हमें ऑडिट कराने दीजिए, ऑडिट हो जाएगा, सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कहां कहां क्या क्या फर्जीवाड़ा किया गया है, कहां कहां क्या क्या घोटाला किया गया है। चाहे वो रेट बढ़ाने की बात हो, चाहे वो अकाउंट्स में नकली लॉसेस दिखाने की बात हो, और चाहे वो सिस्टर कंसर्न से खरीद के 100 रुपए की चीज 150 रुपए दिखाने की बात हो, ये सारे मुद्दे बहुत क्लियरली सामने आ जाएंगे। ऑडिट के बाद आपको लगता है कि सब्सिडी की जरूरत नहीं पड़ेगी राघव? बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अनिल जी, आप मैं व्यक्तिगत रूप से कहता हूं बिल्कुल नहीं पड़ेगी। नहीं, सवाल ये है कि जो फार्मूला आप दिल्ली की जनता को बता रहे थे 50% बिजली सारे उपभोक्ताओं को जो डोमेस्टिक है कम करने का, उसका रास्ता आपने आज एलजी एड्रेस था हाउस में, उसमें भी मुझे नहीं लगता कहीं कोई रोड मैप इसके लिए दिया है या कोई फार्मूला। सिर्फ और सिर्फ ये कह देना कि ऑडिट हो जाएगा, तो ऑडिट होने के बाद अगर चीजें उस तरह से जो आप चाह रहे हैं उस तरह की नहीं निकली तो फिर आप दिल्ली की जनता को कैसे राहत देंगे भैया? ये एक बहुत बड़ा सवाल जो आम आदमी के मन में भी है कि ऑडिट के बाद अगर तस्वीर वैसी नहीं हुई जैसे कि आम आदमी पार्टी सोच रही है कि तस्वीर होगी, तो फिर क्या होगा? उस पहलू पर मैं आऊंगी, आपसे जवाब भी लूंगी, लेकिन एक और रिपोर्ट, आखिर दिल्ली में बिजली कैसे आम लोगों के घरों तक पहुंचती है, यानी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, कहां से आती है बिजली दिल्ली के लिए? जब तक इस पूरी चेन को नहीं समझा जाएगा, महंगे बिजली के बिलों का खेल समझना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले जरा एक और रिपोर्ट आप देख लीजिए, इसके बाद हम इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। दिल्ली में क्यों महंगी मिलती है बिजली? दिल्ली में कहां से आती है बिजली? क्या निजी कंपनियां बिल में करती है गड़बड़ी? दिल्ली में महंगी बिजली के बिल के खेल को समझने के लिए दिल्ली में पावर सप्लाई की पूरी चेन और दिल्ली वालों की बिजली जरूरत को समझना होगा। दिल्ली को पीक आवर में करीब 5500 मेगावाट बिजली की जरूरत है। 2014 की गर्मी में 6000 मेगावाट की जरूरत होगी। दिल्ली में सिर्फ 1100 से 1500 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। 3500 मेगावाट बिजली दिल्ली सरकार एनटीपीसी, एनएचपीसी और दामोदर वैली से खरीदती है। दिल्ली में 11 साल पहले बिजली डिस्ट्रीब्यूशन का काम निजी हाथों को सौंपा गया। मौजूदा समय में 5 कंपनियां हैं जिन पर दिल्ली में अलग अलग पावर सप्लाई का जिम्मा है। ये कंपनियां और उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रतिशत है: एनजीपीएल 30%, बीएसईएस यमुना 31%, बीएसईएस राजधानी 33%, एनडीएमसी 5%, एमईएक्स 1%। ये कंपनियां फॉरवर्ड प्लानिंग के तहत सरकारी बिजली कंपनियों से बिजली खरीदती हैं। दिल्ली में बिजली की खरीद डिस्कॉम करती है। बिजली की दरें डीईआरसी यानी दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन तय करती है। डीईआरसी समय समय पर बिजली दरों की समीक्षा करती है। बिजली की खरीद में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। दिल्ली में बिजली एनटीपीसी, एनएचपीसी और दामोदर वैली कॉर्पोरेशन से खरीदी जाती है। दिल्ली के अपने उत्पादन प्लांट से भी करीब 1350 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। दिल्ली में होने वाली बिजली उत्पादन की बात करें तो प्रगति पावर 330 मेगावाट, राजघाट 100 मेगावाट, गैस टरबाइन 250 मेगावाट और बदरपुर 630 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। दिल्ली सरकार का कहना है कि बिजली की खरीद फरोख्त में ये कंपनियां घपला करती हैं, जिसकी जांच सीएजी से करवाने की बात की जा रही है। कुमार कुंदन, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो आपने रिपोर्ट देखी किस तरीके से बिजली दिल्ली तक पहुंचती है और कैसे फिर उसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है इन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की तरफ से। राघव, ये बताइए, ये जो ऑडिट का पूरा काम है कितने वक्त में आपको लगता है पूरा हो जाएगा? देखिए, हमने इंटरनली जो टारगेट सेट करा है वो तो 90 दिन का करा है कि लगभग 3 महीने, लगभग 3 महीने में ऑडिट हो जाना चाहिए। बट क्योंकि हम कह रहे हैं कि सारे सालों का जब से बिजली कंपनी का निजीकरण हुआ है तब से होना है ऑडिट, मतलब 2002 से चाह रहे हैं आप लोग? हाँ जी। सो जो ऑडिट होगा अब वो कितने दिन में होगा, ये तो जब कंप्लीट होगा, कितना फर्जीवाड़ा किया गया है, कितनी एक्सप्लेनेशन उसमें इनकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी, कैसी रिपोर्ट सीएजी बनाएगा, वो तो सीएजी के हाथ में है। बट ये जरूर है, अरविंद जी ने भी उस दिन जब सीएजी से मिले उनसे दरख्वास्त करी कि आप ज्यादा मैन पावर अगर लगानी पड़े तो लगा दीजिएगा और इसको जितना जल्दी हो सके ऑडिट को कंप्लीट कर दीजिएगा। बस मेरे 2-3 सवाल हैं अनिल जी से। डीईआरसी ने 2010 में जब ऑडिट करा तो ये पाया कि बिजली कंपनियों का 890 करोड़ का घाटा था।
जो उन्होंने दिखाया था। जब ऑडिट हुआ तो पता लगा कि वो 8 से 90 करोड़ का घाटा नहीं है, 3600 करोड़ का प्रॉफिट है। एक चीज। दूसरी चीज, ब्रिजेंद्र सिंह जी जो डीआरसी के चेयरमैन थे, उन्होंने एक ऑर्डर जारी करा कि बिजली कंपनियों का रेट जो वो तय करते हैं 23% कम होना चाहिए। इन्होंने 23% कम करने की बजाय उस रेट को 28% से बढ़ा दिया। और इसी टाइप की कई सारी इरेगुलरिटीज हैं, चाहे वो सिस्टर कंसर्न से सामान खरीदने की हो जिसमें डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लॉज की को ध्यान में नहीं रखा गया है, या वो जीरो बिलिंग का मुद्दा हो। ऐसे कई सारे मुद्दे सामने आए हैं, आरटीआई से आए हैं, गवर्नमेंट फिगर्स हैं, नॉन गवर्नमेंट फिगर्स हैं। इतने सारी जो चीजें हैं जो बिजली के मामले में हमारे सामने हैं, जब वो सारी चीजें हमारे सामने थी तो इनकी सरकार ने क्यों नहीं किया? और जब मामला हाईकोर्ट में पेंडिंग था और कोई स्टे ऑर्डर नहीं था, जब आराम से ऑडिट कराया जा सकता था, तब ऑडिट क्यों नहीं कराया? मेरे को इसका जवाब मिल जाए। सवाल मैं लूंगी आराम से, अनिल भारद्वाज जी से हम जवाब भी लेंगे, लेकिन उससे पहले जो बात आपने कही राजीव जी, क्या आपको लगता है कि 3 महीने 90 दिन का जो वक्त दिया गया है ऑडिट हो जाएगा? ये हो पाएगा ऑडिट 3 महीने में? मेरे हिसाब से नहीं जी, क्योंकि जैसे एक बात तो आपने बोल दिया कि भाई 2002 से ही होना है, बट हाउ यू श्योर कि सारे पेपर्स उनके पास है? जी, बिकॉज जो पेपर्स दिए गए हैं, देर आर मेनी सेट्स ऑफ पेपर्स दैट आर फ्लोटिंग अराउंड, और मतलब ये मुमकिन नहीं है 3 महीने में नहीं हो 3 महीने तो मुमकिन नहीं है, हमारे पेशेंस है अगर ये चल जाए, बिकॉज हो सकता है ज्यादा समय लगे, बट हम ये बात कर रहे हैं। तो राघव, फिर कोई टारगेट रखा है आप लोगों ने? कब तक आप लोग टैक्स पेयर के पैसे से सब्सिडी देते रहेंगे बिजली? देखिए, कोई टारगेट ऐसा कुछ बनाया, अगर दिल्ली सरकार घोषणा करे टारगेट की तो मैं बोल सकता हूं। अभी मेरे को कोई ऐसा टारगेट नहीं पता कि, बट हमारी उम्मीद है कि 3 महीने में खत्म कर देंगे। हमने दरख्वास्त भी करी है कि अगर ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करना पड़े, ऑडिट में मैन पावर बढ़ानी पड़े तो कृपया बढ़ाए, क्योंकि आम आदमी को राहत पुराने की बात ऑडिट की नहीं है, बात अवेलेबिलिटी ऑफ पेपर्स की है। वो भी बात है। अब वो सब तो जब शुरू होगा, बिल्कुल हम लोग पिछले 7 साल से लगे हुए हैं, हमें को मालूम है कि आरटीआई के अंडर ये आते नहीं थे, कहां से हमने कहां से पेपर्स निकाले। बिल्कुल, मतलब आसान नहीं होने वाला है ये पूरा ऑडिट का सिलसिला। और ऐसे में जब तक ऑडिट नहीं होगा, जब तक तस्वीर साफ नहीं होगी, तब तक सीधे जो कहा जा रहा है कि सब्सिडी की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो ऑडिट के अंदर ही पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी और फिर सब चीजें जो है वो सिस्टमैटिक हो जाएंगी, हम उसकी उम्मीद नहीं कर सकते। मतलब तब तक ये सब्सिडी का सिलसिला जारी रहेगा। और सिर्फ इसीलिए हम लोग सब्सिडी के खिलाफ थे बेसिकली। जी बिल्कुल, ये वही तरीका हो गया कि आपने नाक सीधी नहीं पकड़ी बल्कि घुमाकर पकड़ ली। अच्छा अनिल जी, जो बात राघव यहाँ पर कह रहे थे कि डीआरसी की 2010 की रिपोर्ट जो सिंह साहब ने बनाई, उसे क्यों आपकी पार्टी की तरफ से, आपकी सरकार की तरफ से इग्नोर किया गया? विजेंद्र सिंह जी ने जो जिस चिट्ठी की बार बार जिक्र करते हैं, वो हाउस ऑफ पे भी टेबल हुई थी, और मैं नहीं समझता कि उनको पूरी जानकारी इस विजेंद्र सिंह जी की चिट्ठी की है कि 23% लॉसेज को वो किस तरह से वो जो जनता में डिस्ट्रीब्यूट करने की बात थी, जो उपभोक्ता को फायदा देने की बात थी। अब ऑडिट के लिए सरकार ने घोषणा कर दी है, ये सारी चीजें इनके चुनाव घोषणा पत्र में थी। हम चाहते हैं कि वो ऑडिट हो और जो जिम्मेदार लोग हैं, जिन्होंने कानून तोड़ा है या जिन्होंने अगर भ्रष्टाचार किया है, वो जेल जाएं। ये हमारी भी प्राथमिकता है और हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम देखिए, 2 चीजें, आप सरकार की गंभीरता को आज कह रहे हैं कि बिजली कंपनियां जो है वो अनियमितता कर रही है, उन्हें नुकसान नहीं हो रहा है बल्कि उनको तो प्रॉफिट हुआ है 620 करोड़ रुपए का। तो आप लोगों ने उस बात पर गौर क्यों नहीं किया? क्योंकि सीधे आम आदमी को फायदा मिलता अगर आप लोग जांच कराते तो। सरकार की जो काम करने का तरीका है, वो उस समय की सरकार ने जो बेहतर समझा है वो किया है। और अगर मैं तो बहुत स्पष्ट इस बात को कह रहा हूं कि आज जो डिस्कॉम के जो ऑडिट होने जा रहा है सीएजी से, वो होना चाहिए, वो दूध का दूध और पानी का पानी भी होना चाहिए। मतलब आपको लगता है कि गलत फैसले लिए उसी का नतीजा चुनाव में भी भुगता और अब जो हो रहा है वो अच्छा है, मतलब आप ये कहना चाहते हैं? उन लोगों को जेल जाना चाहिए, बिल्कुल, उसमें कोई किसी को भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। और ये हमारी भी प्राथमिकता है, हम भी इसको देखना चाहते हैं। लेकिन मैं ये भी जानना चाहता हूं कि क्या सिर्फ ऑडिट के इंतजार के ऊपर ही लोगों को वायदा किया गया चुनावी घोषणा पत्र में, या जब हम लगातार ये पूछ रहे थे, एक पार्टी ने वायदा किया 30% कम कर देंगे, भैया क्या फार्मूला है, दूसरी ने कहा कि 50 कम कर देंगे, तो डीआरसी अगर कोई रेट तय करती है तो किस तरह से, वो क्या उनके पास रोड मैप था 50% कम करने का, या सिर्फ सब्सिडाइज करके ही वो जनता का पैसा ही जनता को, जो आपने कहा कि कान को ऐसे ना पकड़ो दूसरी तरफ से पकड़ो, वही एक रास्ता है। तो ये मैं भी जानना चाहता हूं। बाकी ऑडिट हो उसके लिए हम स्वागत करते हैं। दो बातें हैं। एक तो अनिल जी ने कहा कि जो ब्रिजेंद्र सिंह जी का ड्राफ्ट ऑर्डर था उसकी मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, तो वो मेरे को बता दें। अगर मैंने कुछ गलत कहा कि उन्होंने कहा था कि 23% के रेट बढ़ाए जाएं और उनको घटाए जाए और रेट बढ़ा दिया, अगर मैंने कोई गलत कहा है तो प्लीज मेरे को बता दें, क्योंकि उनको लग रहा है कि शायद ऐसा नहीं
नहीं हुआ। दूसरी चीज अनिल जी बता दीजिए, बता सिंह दीजिए साहब ने कहा था या नहीं कहा था? नहीं, विजेंद्र सिंह जी का ऑर्डर मेरे पास अभी नहीं है, मैं भिजवा दूंगा। नहीं, फिर इन्होंने कहा ना, मैंने नहीं, पढ़ मैंने लेंगे, कहा उनको पता अरे अरे साहब सीधा जवाब दे दीजिए, अब तो आप लोग सरकार सत्ता भी गवा चुके हैं, अब क्या उसमें हम बता सकते इतनी हैं गोलमोल बात करना। जी, उसमें हम बता सकते हैं हुआ क्या था कि विजेंद्र सिंह जी ने साइन कर दिया था, एंड जैसे मैं बहुत पहले समय से उन्होंने साइन नहीं किया था, जैसे मैं बहुत पहले से बोलते आ रहा हूँ कि DERC में पॉलिटिकल अपॉइंटीज होते हैं और किसी ना किसी के कहने पे सिग्नेचर नहीं हुए थे, बिकॉज जहां पे DRC में हम लोग पार्ट ऑफ दैट प्रेजेंटेशन थे, जिसके करके हमने प्रूव कर दिया था कि दीज डिस्काउंट्स आर इन प्रॉफिट्स, सो ये सब आना चाहिए। आई एम पार्ट ऑफ दैट, मेरे सिग्नेचर्स वहां पे हैं, पार्ट ऑफ द मिनट्स हैं। तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां मोटा मुनाफा काट रही हैं, आप बात ये बता रहे हैं? बिल्कुल काट रही हैं, और इसी से नहीं है, अभी तो हम आगे चलेंगे तो आपको फास्ट मीटर्स के ऊपर होगा तो लोग मानने को तैयार नहीं है किस तरह के मुनाफे। ये एक और मुद्दा है जो हमने अपने घोषणा पत्र में बड़ी मैं क्लियरली मीटर्स वाले मुद्दे पर बाद में आऊंगी राघव, उस पर हम आराम से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जरा इसी पर पूरी तरीके से बात कर लेते हैं हम। आगे आप और क्या बता रहे थे, इसमें किस तरीके की और अनियमितता है? देखिए, इनका जो पावर परचेज मैकेनिज्म था दैट वाज टोटली ओपेक। सिंपली से सॉल्व ने बहुत सिंपली बताया है। कायदे से हम लोग पिछले 5-7 सालों से बोल रहे हैं कि डिस्कॉम्स जो हैं अपने वेबसाइट पे डालें कि वो बिजली कितनी, कहां से, किससे खरीद रहे थे, ताकि हम लोग उस वक्त जांच सकें कि उस वक्त पावर एक्सचेंज पे क्या रेट चल रहा था। बहुत लंबी लीज दी गई थी इन लोगों को, जैसे अनाप शनाप दाम से बिजली खरीद ले, वो नहीं किया इन लोगों ने। उसके अलावा सब्सिडी के ऊपर अगर आता हूं मैं, तो मैं ये बताता हूं कि और भी तरीके हैं जिसमें एक गरीब कंज्यूमर को, एक छोटे कंज्यूमर को राहत दी जा सकती है। दैट इज रैशनलाइजिंग द स्लैब स्ट्रक्चर। वो भी पिछले 2-2.5 साल से हम लोग DERC में, अपनी मेरी चिट्ठियां, सारे पेपर्स यहाँ पे हैं जिसमें हम लोग तरीके सुझा रहे हैं। समहाउ एक आम आदमी को ना सरकार का तंत्र सीरियसली लेता है। वो ये समझते हैं कि टेबल के उस तरफ जितने लोग हैं वो बेवकूफ हैं, बट उन्हीं बेवकूफों ने ये सारी चीजें डिस्पाइट द ओपेक सिस्टम निकाल के जनता के सामने लेके आए हैं। बिल्कुल, लेकिन राघव, जो कंपनियां हैं उन्हें बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और कंपनीज की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप बिल देख लीजिए, बिल का स्ट्रक्चर आप देख लीजिए, उसमें करीब 80% जो है वो तो हमारी परचेज कॉस्ट ही है, और परचेज कॉस्ट में तो पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंसी है। यही मैं बता रहा हूँ, इसमें 3-4 मुद्दे हैं। पहला मुद्दा, जैसे उन्होंने बताया कि जो बिजली के मीटर हैं उसमें बहुत जबरदस्त फर्जीवाड़ा है, वो एकदम तेज चलते हैं। अगर आप आम आदमी से पूछें सड़क पे चलते हुए, उसका यही रोना है कि मेरा बिजली का मीटर बड़ा तेज भागता है। दूसरी चीज जो आपने बताया, बिजली परचेज करने का मैकेनिज्म, वो क्या होता है कि आपने एक बिजली जो 5 रुपए के रेट पे आपने खरीदनी है, आप डायरेक्टली ना खरीद के एक बीच में एंटिटी डाल देते हैं। वो एंटिटी आ जाती है बीच में। आप 5 रुपए की चीज पहले इस एंटिटी से खरीदते हैं जो 5 रुपए की चीज को 9 रुपए में खरीदेगी, और फिर ये 9 रुपए की ये आपको 10 रुपए की बेचेगी। तो 4-5 रुपए का तो आपने यहां पे जो घोटाला किया वो दिखाया ही नहीं। आप दिखा रहे हैं कि मैं 9 रुपए की चीज 10 रुपए पे खरीद रहा हूं। मेरा बात समझे, जो 5 रुपए की चीज है उसके बीच में आपने एक कंपनी डाल दी जो 5 रुपए की चीज 9 रुपए में खरीदती है और 9 से फिर 10 पे बेचती है। तो आप दिखाते हैं जी हमने तो 9 रुपए पे खरीदी, 10 पे बेच दी, हमने तो कुछ मुनाफा कमाया ही नहीं। जो पीछे मुनाफा है, जो आपने 5 रुपए की चीज को 9 रुपए में खरीदा, अपनी ही कंपनी को बीच में पैदा करके, ये घोटाला है। अनिल जी, ये सब आप लोगों ने डोमेस्टिक ट्रांसफर प्राइसिंग लॉ के फर्जीवाड़ा, ये सब आप लोगों ने देखा ही नहीं कि क्या हो रहा है, किस तरीके से खरीदी जा रही है बिजली, कहां से खरीदी जा रही है? अब आपके सामने है, और जो ऑडिट होंगे उसमें जब लगातार ये बात हो रही है तो अब थोड़ा इंतजार करना चाहिए लोगों को भी, हमको भी, कि पता लगेगा 3 महीने का जो समय है कि क्या उसमें खरीद में गलत है, क्या उसमें डिस्ट्रीब्यूशन में गलत है, वो चीजें सामने आएंगी। और जिसने, अगर उसमें कोई भ्रष्टाचार है वो कंपनी का है, जिसका भी है, वो कंपनियों को लाइसेंस रद्द करने की बात है, बिल्कुल होना चाहिए। उन पे जो सख्त से सख्त कार्रवाई बनती है वो भ्रष्टाचार की, वो मैं आपको स्टैंड ही नहीं समझ पा रही हूँ। जिस ठंडे अंदाज में आप जवाब दे रहे हैं, या तो फिर आप अपनी गलती मानिए कि हाँ हमने अब तक नहीं किया, या फिर आप स्टैंड लीजिए कि नहीं हमारे राज्य में ऐसा कोई घोटाला नहीं हुआ, ऐसा कोई घपला नहीं हुआ, और ये बात साफ हो जाएगी ऑडिट से। आप कुछ भी एक स्टैंड लेकर नहीं बोल रहे हैं, आप बहुत ही गोल गोल सी बात करना चाह रहे हैं कि ठीक है देख लीजिए, मतलब आप ये दिखा रहे हैं जनता को कि नहीं हम तो सही हैं, वक्त के साथ पता चल जाएगा। बोलिए ना, आप सही थे, आपके वक्त में ऐसा कुछ नहीं हुआ, या फिर बोलिए कि नहीं घपला हुआ, हमारी तरफ से नजर नहीं उस पर रखी गई और इस वजह से आम आदमी को जो आप कह रहे हैं वो आपके शब्द हो सकते हैं, आप उनका, मैंने कहा है कि अगर कहीं भ्रष्टाचार था या है
तो उसको सामने आना चाहिए। उसका ऑडिट के जब फैसला हो गया, सीएजी उसका ऑडिट करेगी, तो उसके बाद हम क्या उसके अंदर अलग से नहीं, और मैं ये कहना चाह रही हूँ कि क्या आपको भ्रष्टाचार रोक पाने में नाकाम रहे, आप ही बात मानिए। इतना हाहाकार मचा है। आपके आकलन के साथ नहीं जा सकता। मैं ये बात लगातार कह रहा हूं आपसे कि जो अब डिस्कॉम के ऑडिट का फैसला हुआ है वो बड़ा अच्छा फैसला है। उस फैसले का हम तो इंतजार करेंगे। उस फैसले से जो निकल के आएगा वो सामने आएगा, और जिसने भ्रष्टाचार किया है या गलत किया है वो जेल जाना चाहिए। चलिए, ये भी बहुत ही अच्छी सी दलील है कि जो फैसला हुआ वो बहुत अच्छा हुआ। हालांकि आम आदमी तो ये सोच रहा है कि इससे पहले 15 साल तक आपकी सरकार का राज था, आपने ये फैसला क्यों नहीं ले लिया, आपने क्यों नहीं ऑडिट करा दिया इन बिजली कंपनियों का, जिसकी वजह से महंगे बिलों की मार आम आदमी को झेलनी पड़ रही थी।